हेलो फ्रेंड्स, द स्टडी टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं ग्राम समाज एवं विकास। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। आपके आगे आने वाले यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए ये ग्राम विकास एवं विकास का जो ये प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ उसके डिटेल पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे हम स्टैटिक जीके, वन लाइनर क्वेश्चन और क्विज को सॉल्व करते रहते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन और अपडेट होती है हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और देखते हैं। इस वीडियो में हम ग्राम समाज एवं विकास का जो ग्रामीण परिवेश होता है उसके 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता कौन सी नहीं है ये हमें देखना है। देख लेते हैं इसमें से कि कृषि व्यवसाय जो है ये ग्रामीण समाज की विशेषता होती है। प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और द्वितीयक आर्थिक जो गतिविधियां हैं ये जो है ये ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं होती है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि ये ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं होती है। और सदस्यों में सजातीयता का होना ये जो है ग्रामीण समाज की विशेषता होती है। ग्रामीण समाज जो है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो है ये कृषि होती है, क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण समाज होते हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है दूसरा क्वेश्चन कि किस पद्धति के द्वारा शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं तथा उनकी वस्तु स्थिति का यथार्थ रूप से निरीक्षण करने तथ्यों को संकलित करता है। तो वह कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा जो शोधकर्ता होता है वो सामाजिक घटनाओं को और उनकी वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप से निरीक्षण करता है, उसका परीक्षण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अवलोकन कहा जाता है। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ देखना, प्रेक्षण करना, उसका निरीक्षण करना या खोजबीन करना, उसी को हम कहते हैं अवलोकन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। इसको ये क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है जो भारत में ग्राम शासन है ये एक स्थानीय स्वशासन का दृष्टांत है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जितने भी स्थानीय लोग होते हैं इनके द्वारा कुछ वस्तुएं जो मिलके बनाई जाती हैं, जैसे कि कोई योजना हो गई या कोई अपने गांव का या ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए मिलजुल कर एक अपनी समस्याओं के निदान के लिए और विकास के लिए एक योजना बनाई जाती है। ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के अनुरूप या उसके जैसी होती है उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो होती है ये स्थानीय स्वशासन का भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत होता है। इसका जो स्थानीय स्वशासन का जनक है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे? तो लॉर्ड रिपन जो है इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई? तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा वो विकल्प है जिसमें नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं पाई जाती है? तो नगरीय समुदाय की विशेषता ये जो अगतिशीलता है ये नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं होती है। नगरीय समुदाय की विशेषता जो है इसका बड़ा आकार व घनत्व होता है, उदार मानसिकता वाले होते हैं और ये गतिशील होते हैं। पहली विशेषता नगरीय समुदाय की होती है वो सामाजिक विभिन्नता होती है। क्या होता है? तो नगरीय समुदाय की जो सबसे ज़्यादा विशेषता प्रमुख है वो सामाजिक भिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं
कि ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए कम से कम जो है 21 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है। तो पंचायती राज संस्था का जो अधिकतम आय का स्रोत है ये सरकारी अनुदान होता है, क्योंकि सरकारी अनुदान के द्वारा ये जितने भी पंचायती राज संस्था होती है इनके आय का स्रोत होता है सरकारी अनुदान। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिष्ठितता वाला कौन सा जिला जो है ये है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला कौन सा जिला है। तो इसमें से ये जो सोनभद्र जिला है यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, और ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों में प्रतिशत पाए जाने वाला सोनभद्र जिला है, जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। सोनभद्र के बाद जो है ललितपुर, देवरिया और बलिया जिला जो है ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सी ग्राम विकास योजना है। तो ग्राम विकास योजना में कौन कौन सी योजनाएं शामिल होती हैं इसको हम देख लेते हैं। मनरेगा जो है ये ग्राम विकास की योजना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल योजना ये भी जो है ग्राम विकास की योजना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये भी ग्राम विकास की योजना है। तो जितने भी हमारे ऊपर दिए गए विकल्प चारों हैं ये सही है। मनरेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो है ये ग्राम विकास की योजनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के ध्येय से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ये जो पूरा कार्यक्रम है PURA पूरा, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, पूरा का ये कार्यक्रम है, आयोजन है ये, जिसके तहत क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये शहरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक ध्येय कार्यक्रम की पूरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसकी जो शुरुआत है कब की गई, तो इसकी शुरुआत जो है ये केंद्रीय क्षेत्र योजना के द्वारा इसके तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने ऐसे गांव हैं जहां की जनसंख्या 1000 से कम है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे जो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 3,38,000 जो गांव हैं वहाँ पे जो है 1000 से कम जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी जो शुरुआत है 1 जनवरी 2017 में की गई थी। कब की गई, तो 1 जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जो है जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है और उनके बच्चे होते हैं उनका देखभाल किया जाता है। और इसके तहत जो है सरकार 6,000 रुपये की राशि को अनुदान प्रदान करती है। आर्थिक सहायता जो है 6,000 रुपये की प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ मुजफ्फरनगर जिले में किस वर्ष हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का जो प्रारंभ है ये मुजफ्फरनगर से हुआ था। और कब हुआ था, तो 1954 में जो है ये मुजफ्फरनगर जिले में कैराना तहसील है और सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर थाना में और तहसील में इसकी जो शुरुआत है 1954 में की गई थी। और संपूर्ण प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 1958 में जो है ये संपूर्ण प्रदेश में लागू हो गया था। सबसे पहले मुजफ्फरपुर का जो ज़िला है मुजफ्फरपुर ज़िले के कैराना तहसील पे लागू हुआ
और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर थाना तहसील में लागू हुआ था 1954 में। और पूरे प्रदेश में, संपूर्ण प्रदेश में कब लागू किया गया? तो 1958 में पूरे प्रदेश में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि जब किसान अपनी इच्छा से चकबंदी करने को तैयार होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब कोई किसान जो है अपनी इच्छा से चकबंदी कराने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे, उस क्रिया को ऐच्छिक चकबंदी के नाम से जानते हैं। ऐच्छिक चकबंदी क्या होती है? जो अपने द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा चकबंदी कराई जाती है उसको हम ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। जो चकबंदी का सर्वप्रथम जो प्रायोगिक रूप है ये 1920 में पंजाब से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? तो चकबंदी का जो सर्वप्रथम रूप है ये 1920 में पंजाब से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले या उस राशि के व्यय पर जीवन यापन करने वाले को गरीब माना गया? तो सी रंजन की रिपोर्ट जो है 2014 में लागू की गई और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रतिदिन का खर्चा किसी व्यक्ति के द्वारा अगर 32 रुपये का किया जाता है तो उस व्यक्ति को, उस व्यय पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो सी रंगराजन की रिपोर्ट है ये कब लागू की गई? तो 2014 में लागू की गई थी और उसके अनुसार जो है ये रिपोर्ट लागू की गई कि जो व्यक्ति जो है 15 रुपये का एक दिन में जीवन यापन करता है उसे हम गरीब की कैटेगरी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कृषि समस्त विकास से किस कृषि क्रांति का संबंध है? तो कृषि के समस्त विकास से ये जो इंद्रधनुषी क्रांति है इसका संबंध जो है ये कृषि क्रांति का संबंध होता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये जो इंद्रधनुषी क्रांति है इसकी जो शुरुआत है ये जुलाई 2000 में की गई थी। कब? तो जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को, कब? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। कब की गई? तो 25 दिसंबर 2014 को और जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो है ये फसल के उत्पादन में जितनी भी अनाज होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि धान, गेहूँ, दाल, ये सभी जो हैं इनके उत्पादन में बढ़ावा दिया जाता है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है यानी कि NFFSM जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिशों के द्वारा इसके आधार पर 2007 में शुरू की गई थी और जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? तो ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं? तो भूमापन में जो जरीब एक भू मापने की एक इकाई है और उसमें आरंभ तथा जो समाप्त होने वाला स्थान होता है उसे हम मुकाम के नाम से जानते हैं, उसे मुकाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न अधिकारियों में से आज्ञा मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा वह कौन सा अधिकारी होता है? तो जिस अधिकारी की आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला जो पटवारी अधिकारी होता है ये जिला कलेक्टर होता है, क्योंकि जो पटवारी होता है ये जिला कलेक्टर की आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। जिला अधिकारी क्या होता है? जिसे हम जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी IS जिसे बोलते हैं। जिला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद होता है जिसे हम जिला कलेक्टर बोलते हैं या IS बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत
में भूमि सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो संविधान संशोधन ये जो है पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 है। इसके तहत जो है ये भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त करता है। संविधान का पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1919। इसके द्वारा हम देख लेते हैं कि जो संविधान का संशोधन अधिनियम 1921 है, पहला संशोधन है। तो इस संविधान अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176 और 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किया गया। इन सभी अनुच्छेद में संशोधन किया गया और 2 नए और अनुच्छेद बनाए गए। 31 क बनाया गया और 31 का ख बनाया गया। कौन सा? तो 2 और अनुच्छेद जो है ये संविधान में जोड़े गए, 31 क और 31 ख। और संविधान में 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया। 31 क में क्या है? तो 31 क में जो है ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिक प्रदान की गई 31 क के तहत। और 31 ख के तहत जो है ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और अधिनियम जितने भी होते हैं उसे वैधानिकता के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसकी उल्लेख की गई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है 20 क्वेश्चन कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो धरातल पर जितनी भी मापन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि क्षैतिज दूरी हो गई, कोण हो गए, ऊंचाई हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे सर्वेक्षण कला के नाम से हम जानते हैं, उसे सर्वेक्षण कला कहते हैं। और मानचित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित करने किया जाता है सर्वेक्षण कला के द्वारा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि सर्वेक्षण कला जो है यह ऐसा विज्ञान है और प्रौद्योगिकी विभाग है जिसके तहत जो है देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है, जो भारत सरकार का सबसे पुराना वैधानिक विभाग है। सर्वेक्षण कला जो है ये भारत सरकार का सबसे पुराना वैधानिक विभाग है। यह जो है 1767 में, कब? तो 1767 में स्थापित किया गया था सर्वेक्षण कला विज्ञान। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा किस उर्वरक का वितरण किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा जो है ये जिंक सल्फेट उर्वरक का वितरण जो है किया गया था। जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? तो ZnSO4 जो है ये जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है। जिंक सल्फेट यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है जो खाद्य पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और भूमि को या मृदा को उर्वरक बनाने के लिए भी मृदा में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो है खाद्य पार्क की स्थापना जो है ये नोएडा में की गई थी। कहाँ पे? तो नोएडा में जो है उत्तर प्रदेश की खाद्य पार्क की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में किस नगर को सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो फिरोजाबाद जिला है इसको सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको फिरोजाबाद को सुहागन नगरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो फिरोजाबाद है यहाँ पे कांच की चूड़ियों को बनाने के लिए ये जो फिरोजाबाद ज़िला है ये प्रसिद्ध है। और फिरोजाबाद ज़िला जो है इसे चश्मे का शहर भी कहा जाता है। तो किसे चश्मे का शहर कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को चश्मे का शहर कहा जाता है। और ये जो है कांच की चूड़ियों को बनाने के लिए प्रसिद्ध है हमारे उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020 के तहत प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को कितनी राशि प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है? तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत जितने भी प्रशिक्षण करने के दौरान प्रशिक्षु आएंगे उनको राशि जो है ये 2500 रुपये की जो राशि है ये प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। और इसकी जो शुरुआत है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की, इसकी जो शुरुआत है ये फरवरी 2020 में की गई थी। कब? तो फरवरी 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है मेरठ में स्थित है। मेरठ शहर में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में स्थित है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना है 1975 में की गई थी। कब, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो वर्तमान के कुलापति हैं वो डॉक्टर विश्वराम सिंह हैं। कौन, तो डॉक्टर विश्वराम सिंह जो हैं ये इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और कुलाधिपति जो है वर्तमान के वो आनंदीबेन पटेल हैं। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।